Leaders are arriving at the G20 summit. Over 30 hotels, more than 3,500 rooms. Having the African Union has obviously made this organization more representative. It's been a historic G20. India has walked the talk. Xi Jinping's absence gave Modi the opportunity to step up. A declaration with complete consensus. Narendra Modi has passed the presidency of the G20 to Brazil, marking the end of this year's summit in Delhi. G20 समिट के इस सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पर एक बार नजर डालिए। ये यूक्रेन रशिया वॉर के संदर्भ में ही लिखा गया है दैट ऑल स्टेट्स, और मैं कोट कर रहा हूं, मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स टू सीक टेरिटोरियल एक्विजिशन अगेंस्ट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी स्टेट। अगर ये डिप्लोमेटिक स्पीक इस सर के ऊपर से निकल गया, ओवरहेड ट्रांसमिशन हो गया, तो इसका संदर्भ हिंदी में भी आज समझा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये भी देखिए, साथ ही साथ एक और लाइन भी ऐड किया गया कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल या उसे इस्तेमाल करने की धमकी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, अनएक्सेप्टेबल है G20 के लिए। तो ये लाइंस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं? इसे भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पिछले ही साल G20 समिट बाली में अगर आप जॉइंट डिक्लेरेशन देखें तो उसमें रशिया की कड़ी निंदा की गई थी यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए। चाइना और रशिया इस बात पर सहमत नहीं थे, इस रेजोल्यूशन से अग्री नहीं कर रहे थे, उस पर आपत्ति जताई, लेकिन डिक्लेरेशन उन दोनों के बिना ही इशू कर दी गई, माने बिना किसी सहमति के। अब बड़ी बात यह है कि इस बार दिल्ली में G20 जॉइंट डिक्लेरेशन 100% इंडोर्स किया गया बाय ऑल मेंबर्स, माने चाहे यूएसए हो, रशिया हो, चाइना हो, सबने अपनी सहमति, अपना छाप इस डिक्लेरेशन पे दिया है। आज के बटे हुए दुनिया में यह कोई छोटी बात नहीं है, खासकर कि तब जब इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने तो तय कर लिया था, अरे वो तो शर्त लगा रहे थे कि कोई जॉइंट डिक्लेरेशन आएगा ही नहीं। रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने यहां तक कहा कि वो तो भाई हैरान है कि ऐसा कुछ संभव हो गया। देशभक्त के आज के एपिसोड में जानेंगे कि इंडिया G20 में उसने बाजी मारी कैसे, इसके पीछे क्या जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, अमेरिका कौन सी खेल खेल रहा है पीछे से, इंडिया को इतना सपोर्ट और इतना प्यार क्यों दिखा रहा है, क्या हमने चाइना को एक डिप्लोमेटिक मात दे दी है इस बार, क्या इंडिया एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बनकर उभरेगा, और वो कौन सी एक चीज है जिस पर फिर से मोदी सरकार को फटकार सुननी पड़ी इस G20 में। फुल G20 का पोस्टमार्टम आज के एपिसोड में। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया का नाम लिए बिना उसकी आलोचना करना और सहमति भी ले लेना एक मास्टर स्ट्रोक है। साथ ही साथ G20 में यूनाइटेड नेशंस 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करने का भी प्लान पर प्रण लिया गया, जैसे पॉवर्टी है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लैनेट है, पीस के लिए 17 ऐसे गोल्स हैं जिस पर काम किया जाएगा। साथ ही साथ अफ्रीकन यूनियन भी अब G20 का एक परमानेंट मेंबर बन गया है। तो इसका मतलब है G20 या G21? Don't get into those maths. लेकिन जब दुनिया के 20 या 22 देशों के लीडर्स, उनके ईगोज, उनके इंटरेस्ट को संभालना हो, तब गेट इनटू द मैथ्स नहीं, गेट इनटू द इंग्लिश, गेट इनटू द ज्योग्राफी, सब कुछ करना पड़ता है। समझाते हैं कैसे। सबसे पहले डिप्लोमेटिक ट्रायम्फ की बात कर लेते हैं। अगर G20 का सारा शोशा, नाच गाना, ढिंचैक डेकोरेशन और खाने में क्या है वो सब भी अगर साइड में रख दें, सिर्फ दिल्ली डिक्लेरेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह बात सिर्फ बीजेपी के मंत्री नहीं कह रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के शशि थरूर ने भी यह बात की साफ पुष्टि की है और उन्होंने कहा है द दिल्ली डिक्लेरेशन इज अनडाउटेबली अ डिप्लोमेटिक ट्रायम्फ फॉर इंडिया। इट्स अ गुड अचीवमेंट बिकॉज राइट अप टिल द G20 समिट इट वाज बीइंग कंसीव्ड द वाइडस्प्रेड expectation was there would be no agreement and therefore a joint communique might not be possible and we might have to end up with a chairman's summary। अब प्रधानमंत्री मोदी ने समिट के शुरुआती दिन में ही ऐलान कर दिया कि एक समिट डिक्लेरेशन पर सहमति हो गई है, और यह एक मुश्किल काम था क्योंकि अमेरिका और फ्रांस जैसे देश रशिया को आड़े हाथ लेना चाहते थे यूक्रेन पर हमला करने के लिए, लेकिन वही रशिया और चाइना इस बात का जिक्र ही नहीं चाहते थे किसी डिक्लेरेशन पर, और उनका तो यह रोना था कि भाई युद्ध से तो उन्हें भी क्षति हुई है, उनका भी नुकसान हो रहा है, उसके बारे में क्या। अब सारे साइड को कैसे मनाए, यही आती है क्रिएटिव एम्बिग्विटी का खेल। माने अंग्रेजी का खेल होता है, डिप्लोमेसी में बहुत जरूरी होता है। साफ साफ शब्दों में कुछ मत लिखो, यह लिखो कि दुनिया को खाना माने यूक्रेन का अनाज और एनर्जी माने रशिया का एनर्जी ऑयल और गैस दोनों की ही दरकार है, और इसी संदर्भ में युद्ध को रोकना और एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर को फोड़ना उसे बंद करना पड़ेगा। नॉट टू फॉरगेट कि भाई लोग भी जो इसमें पिस रहे हैं उनका क्या।
अब इस बात से न रशिया न चाइना इनकार कर सकती थी, तो वो अग्री कर गए। लेकिन इसके पीछे एक और बड़ा खेल है। चाइना की जिनपिंग ने सोचा कि भैया रशिया और मैं यहां G20 में नहीं आएंगे, हम इससे दूर रहेंगे तो इंडिया का प्रेस्टीज अपने आप ही कम हो जाएगा। लेकिन भारत सरकार और यूएस और यूरोपियन देशों ने मिलकर पासा पलट दिया और चाइना को अपनी जगह दिखा दी। इसके पीछे ठोस जियोपॉलिटिकल कारण है, नहीं तो बाइडेन इस उम्र में बैक फ्लिप खाते खाते हैं भारत को खुश करने की इतनी कोशिश नहीं करते। क्यों कर रहे हैं? इसके कई एंगल्स हैं। यूएसए और उनके एलाइज को समझ में आ गया है कि किसी जॉइंट स्टेटमेंट में अगर आप रशिया को कोस भी दोगे, जमीनी हकीकत है ना, वो बदलेगी नहीं। इससे अच्छा है कि इंडिया को एक जीत में, इंडिया की जीत में हाथ मिला लो, उसमें शामिल हो जाओ। कम से कम सबसे बुरा दुश्मन चाइना, उसे तो साइडलाइन कर पाओगे। दूसरा, इंडिया की जीत यूएसए के जीत भी मानी जाती है। दुनिया के इस हिस्से में अगर आप देखें, रशिया दुश्मन, चाइना महादुश्मन। अगर इंडिया को भी अपने साइड नहीं करोगे तो बचा कौन तुम्हारे लिए? और यह एक बहुत बड़ा कारण है कि रशिया का नाम लिए बिना, उन्हें आड़े हाथ लिए बिना, ओपनली क्रिटिसाइज किए बिना G20 रेजोल्यूशन पारित हो गया। अमेरिका ने भी उसमें मंजूरी दे दी। अगर अमेरिका को ग्लोबल साउथ में कोई भी भूमिका निभानी है तो इंडिया ही एक रिलायबल पार्टनर है और इंडिया की जीत में उसे अपने आप को शामिल तो जरूर करना पड़ेगा। एक और अहम डेवलपमेंट कुछ ही हफ्तों पहले जो हुई कि 5 नेशन की जो ब्रिक्स ग्रुप है, दैट इंक्लूड्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उसमें 6 नए सदस्य शामिल कर दिए गए। अर्जेंटीना, इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई। इन सब देशों में क्या एक चीज कॉमन है? सबके संबंध चाइना से कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। और चाइना के इस ग्रोइंग क्लाउड से वेस्ट को बहुत ज्यादा ही चिंता हो रही है और दिल्ली को आज बीजिंग का काउंटरवेट माना जा रहा है, इसीलिए इतना प्यार उमड़ रहा है। G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन ने रशिया का नाम तो नहीं लिया, सब मान भी गए। इससे रशिया तो कम से कम बहुत खुश हुआ है। रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने तो इसे ब्रेक थ्रू कहा और बन मस्का लगाते हुए कहा कि देखा, अब ग्लोबल साउथ देशों को कोई वेस्टर्न पावर कोई पाठ नहीं पढ़ा सकता है, उन्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता है। जहां एक तरफ रशियन फॉरेन मिनिस्टर दिल में गार्डन हो रहा था, वहीं यूक्रेन आग बबूला हो रहा था। यूक्रेन के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने आग बबूला होकर कहा कि यूक्रेन इज ग्रेटफुल टू द पार्टनर्स हु ट्राइड टू इंक्लूड स्ट्रॉन्ग वर्डिंग इन द टेक्स्ट। एट द सेम टाइम, इन टर्म्स ऑफ रशियाज एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन, द ग्रुप ऑफ 20 हैज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। माने G20 के पास कुछ ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक फोटोग्राफ भी लगाई, यह दर्शाते हुए कि दिल्ली डिक्लेरेशन में कैसे रशिया का जो एग्रेशन है यूक्रेन में, उसको वाटर डाउन कर दिया गया है, उसकी लैंग्वेज को कैसे हल्का कर दिया गया है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस पर काफी स्प्लिट है, काफी बटी हुई है। इसको समझने के लिए कि कितनी बटी हुई है रशिया यूक्रेन के मामले में, आप इस बात को अगर समझ सकते हो कि G20 में जितने देश हैं, जितने लीडर्स हैं, उतने रिएक्शंस हैं, उतनी मांगे हैं, उतने एंगल हैं। देख लीजिए, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं कि रशिया को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। G20 रशिया का आइसोलेशन का एक सबूत है और लगभग सारे G20 देश रशिया को युद्ध खत्म करने के लिए बोल रहे हैं। वही जापानीज प्राइम मिनिस्टर सीधा सीधा कहते हैं कि भैया उनका देश चाहता है कि रशिया फौरन अपने सैनिक यूक्रेन से पीछे हटा ले। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का यह मानना है कि अगर मामला उनके हाथ में होता तो यह जो डिक्लेरेशन की भाषा थी काफी ज्यादा और कड़ा होता। लेकिन वही तुर्की के राष्ट्रपति कहते हैं कि अगर रशिया को ज्यादा आइसोलेट करने की कोशिश की तो यह मामला पूरा आपके ऊपर ही बैकफायर हो जाएगा। अब यह बात किसी डिक्लेरेशन में कही गई या नहीं, लेकिन रशिया पर सहमति हो या नहीं हो, सब यह जानते हैं कि चाइना के खतरनाक कदम रोकने का टाइम आ चुका है। इस पर पूरी की पूरी सहमति है और इसी पर बहुत सारा जियोपॉलिटिक्स खेला जाता है। यह बात हम देशभक्त पर भी सालों से कहते आए हैं कि चाइना हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, इकोनॉमिकली और मिलिटरीली। उसके पास मैन पावर है, उसके पास पैसा है, उसके पास पागलपन है, तीनों चीजें हैं तबाही मचाने के लिए। चाइना को चेकमेट करने के लिए एक मेगा रेल एंड शिपिंग प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है, जो इंडिया वाया यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल ऑल द वे टू यूरोपियन यूनियन जाएगी और चाइना के एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने की कोशिश करेगी। प्रेसिडेंट बाइडेन ने इस प्रोजेक्ट को गेम चेंजिंग इन्वेस्टमेंट कहा है। लेकिन ऐसे मल्टी ईयर, मल्टी गवर्नमेंट, मल्टी नेशन प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली अंजाम देना मुश्किल ही नहीं, करीबन नामुमकिन है। लेकिन अगर चाइना को रोकना है तो इस नामुमकिन को भी मुमकिन करना होगा।
अब इसमें कोई राज की बात तो है नहीं कि अमेरिका रशिया के खिलाफ अपना अलायंस बना रहा है, और उससे भी बड़ा प्ले यह है लॉन्ग रन में चाइना के डोमिनेशन को रोकना और उसके अगेंस्ट एक अलायंस बनाना। इस वाले एंगल में इंडिया भी बेहतरीन फिट करता है अमेरिका के लिए। चाइना ने हमारे नाक पर भी दम करके रखा है इकोनॉमिकली और बॉर्डर पर भी। ग्लोबल साउथ में अपने पैर जमाने के लिए अमेरिकन सरकार कांग्रेस से और पैसा मांग रही है, जिससे वो भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स में माने ग्लोबल साउथ में इन्वेस्ट कर सके, और ऐसे प्रोजेक्ट्स में इंडिया को भी बेनिफिट मिल सकता है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इंडिया को यह देखना होगा कि इस इंटरनेशनल पावर प्ले में हम कहीं यूएसए के एलाय, यूएसए के पार्टनर तो ना बन जाएं, और अपनी जो इंटरेस्ट है, अपने जो फायदे हैं वो ना भूल जाएं। याद है ना नेहरू का NAM बने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, याद है? वही नॉन अलाइनमेंट अभी भी हमें रखनी है। अपना पहले फायदा देखना है, किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन जाना है। लेकिन सैडली इस जीत के माहौल में भी हमने अपनी नाक थोड़ी तो कटवा ही दी। हमें लगता है कि डोमेस्टिक मीडिया गोदी में बैठी है तो सब चंगा सी, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हमारा नंगा सच पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। यह बात हमें समझ में नहीं आती है। इंडिया का साथ तो दिया रशिया यूक्रेन मामले में, लेकिन यूएसए ने इस बात से पीछे हटने से मना कर दिया कि डिक्लेरेशन में धर्म और रिलीजियस हार्मनी को लेकर एक क्लॉज शामिल हो, जिसमें लिखा गया है वी स्ट्रांगली डिप्लोर ऑल एक्ट्स ऑफ रिलीजियस हेट्रेड अगेंस्ट पर्संस इंक्लूडिंग अगेंस्ट रिलीजियस सिंबल्स एंड होली बुक्स। अब क्या ये मोदी सरकार के खिलाफ लिखा गया है? भाई किसी देश, किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं लिया गया है, लेकिन समझदार को इशारा काफी है। साथ ही साथ अमेरिका ने अपनी नाराजगी इस बात पर छुपाई नहीं कि बाइडेन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भारतीय सरकार ने रोका, बार बार रोका, पूछने पर फिर से रोका। दुख की बात यह है कि बाइडेन ने फाइनली प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, G20 के बारे में प्रेस से बात की, लेकिन इंडिया में नहीं। इंडिया से निकलने के बाद कम्युनिस्ट नॉन डेमोक्रेटिक वियतनाम पहुंचकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। गजब की फकीरी है। और इस नॉन डेमोक्रेटिक कम्युनिस्ट वियतनाम में बाइडेन क्या कहते हैं? I want to once again thank Prime Minister Modi for his leadership and his hospitality in hosting the G20. As I always do, I raise the importance of respecting human rights and vital role of civil society and a free press have in building a strong and prosperous country with Modi. देशभक्त पर हम ये बात अक्सर दोहराते रहते हैं कि जब तक इंडिया अपना प्रेस फ्रीडम, अपनी डेमोक्रेसी, अपनी सिविल सोसाइटी की ट्रैक रिकॉर्ड को ठीक नहीं करेगा, तब तक इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस आपको फुली नहीं मिलेगी। और फिर वेस्ट भी बोलेगा अम्मा छोड़ो, अगर किसी ऑटोक्रेटिक देश से ही डीलिंग करनी है तो चाइना में जाकर धंधा करते हैं, वो बेटर काम भी कर देंगे। इनफैक्ट इंडियन एक्सप्रेस में दिए गए एक इंटरव्यू में हाल ही में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने एक बात साफ साफ कही कि वो देश के भविष्य को लेकर चिंतित नहीं, ऑप्टिमिस्टिक ज्यादा है, बशर्ते हम भारत में, हम अपनी सोसाइटी में शांति और सद्भावना बरकरार रख सके। लेकिन अभी शायद ये शांति, सद्भावना, ये सब बातें कोई सुनने वाला नहीं है। चुनाव का माहौल है भाई। G20 प्रेसिडेंसी अब तो ब्राजील के हाथ सिंबॉलिकली चली गई है फॉर 2024, लेकिन इस अंतरराष्ट्रीय सफलता को एक इलेक्शन मुद्दा बनाया जा रहा है। G20 के इतिहास में, दुनिया भर में शायद ऐसा कभी नहीं हुआ हो कि G20 को एक चुनावी मुद्दा बनाया गया हो। लेकिन ठीक है, यह भी एक नया अचीवमेंट अनलॉक हो रहा है, लेकिन वो भी सही है, हमें वो भी एक्सेप्टेबल है। अरे जब तक हम ग्लोबल साउथ की अगर आवाज बन गए, जब अगर हमने चाइना को लाल आंख दिखा दी, तो भैया अगर इसको चुनावी मुद्दा बनाना तो बना दो, मंजूर है। किसी धमाके से तो बेटर यही है कि हम चाइना को थोड़ा धमका दें। G20 में तो भाई इंडिया का फायदा हो ही गया है। अगर आप भी अपने फायदे की बात करें तो इस महीने एवरी डे देशभक्त मर्च आपके लिए हाजिर है, बिल्कुल फ्री। बहुत लोगों ने कहा था कि भाई वी वांट अ गिव अवे, तो इस महीने वी आर डूइंग अ गिव अवे कॉन्टेस्ट। हर दिन देशभक्त मर्च फॉर द बेस्ट कॉमेंट। साफ है, बहुत सिंपल है, इसमें आपको कोई G20 सबमिट करने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और नीचे एक धमाकेदार कमेंट लिख देना है। अगर आपका कमेंट पसंद आया तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे ऑन इंस्टाग्राम। तो अपनी इंस्टाग्राम आईडी जरूर दीजिएगा अपने कमेंट के साथ। और हर रोज इंस्टाग्राम पर akashbanerjee.in इंस्टाग्राम पर हम विनर्स भी अनाउंस कर रहे हैं। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मोर एपिसोड्स कमिंग अप।